हेलो फ्रेंड्स, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत के भू आकृतिक प्रदेश। क्योंकि हम इंडिया में रह रहे हैं तो हमें इंडिया के बारे में कुछ नॉलेज भी होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने ये टॉपिक चूज़ किया है कि मैं आप लोगों को बताऊं कि भारत के भू आकृतिक प्रदेश क्या है। चलिए कुछ भारत के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं कि भारत के भू आकृतिक प्रदेश क्या हैं। भू आकृति के आधार पर भारत को 6 भौगोलिक विभागों में या 6 भौगोलिक भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें से पहला हमारा आता है विशाल हिमालय। विशाल हिमालय को हम हिमालय क्षेत्र भी कहते हैं या इसी को आप उत्तरी पर्वतीय प्रदेश भी कह सकते हैं। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश कहिए, विशाल हिमालय कहिए या हिमालय कहिए, हिमालयी क्षेत्र कहिए, बात एक ही होगी, बात हिमालय पर्वत की ही होगी। ठीक है, तो फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है गंगा सिंधु का मैदान। उसके बाद फिर हमारा आता है प्रायद्वीपीय प्रदेश, फिर आता है विशाल भारतीय मरुस्थल, फिर आता है हमारा तटीय मैदान, फिर आता है द्वीप समूह। ठीक है, अब इसमें हमें क्या पढ़ना है, विशाल हिमालय। ये 6 भौगोलिक विभाग है, ये 6 भौगोलिक भाग है भारत के भू आकृति के आधार पर, जिसमें से पहला आता है हमारा विशाल हिमालय, उसके बाद आता है गंगा सिंधु का मैदान, फिर आता है प्रायद्वीपीय प्रदेश, फिर आता है उसके बाद विशाल भारतीय मरुस्थल, उसके बाद आता है तटीय मैदान, फिर आता है हमारा द्वीप समूह। कहीं कहीं पर विशाल भारतीय मरुस्थल को नहीं लिया जाता है क्योंकि भारत में रेगिस्तान सिर्फ एक ही है, इसलिए थोड़ा कहीं इसको स्किप किया जाता है, बट हम इसे स्किप नहीं करेंगे क्योंकि ये भी भारत का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो चलिए अब हम भौगोलिक प्रदेशों को थोड़ा जान लें कि क्या है। तो विशाल हिमालय में आता है हमारा ट्रांस हिमालय, फिर आता है बृहद हिमालय, फिर आता है लघु हिमालय, उसके बाद आता है शिवालिक हिमालय। गंगा सिंधु के मैदान में आता है भाबर का मैदान, तराई पेटी, भाबर का मैदान, तराई पेटी, बांगर का मैदान, खादर का मैदान, डेल्टा मैदान। प्रायद्वीपीय प्रदेश में आता है उत्तरी मध्यवर्ती उच्च भूमियाँ, दक्षिणी मध्यवर्ती उच्च भूमियाँ, छोटा नागपुर का पठार, मिकिर पहाड़ियाँ, उत्तर दक्कन का पठार, दक्षिण दक्कन का पठार, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। उसके बाद आता है हमारा विशाल भारतीय मैदान, फिर तटीय मैदान। तटीय मैदान में गुजरात के मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान। द्वीप समूहों में आता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप समूह। तो चलिए मैप के माध्यम से थोड़ा देख लेते हैं भारत का भू आकृतिक विभाग। तो यहाँ पे इस एरिया में भारत के उत्तर में है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश या विशाल हिमालय, यहाँ से फैला हुआ है, यहाँ म्यांमार तक। उसके बाद ये आता है हमारा गंगा सिंधु का मैदान, गंगा सिंधु का विशाल मैदान जो यहाँ तक फैला हुआ है। उसके बाद आता है हमारा प्रायद्वीपीय प्रदेश, जिसके अंतर्गत आता है छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार, दक्षिणी मध्यवर्ती उच्च भूमियाँ, मिकिर पहाड़ियाँ, दक्षिण दक्कन का पठार, और इसमें आता है पश्चिमी घाट और ये हो गया पूर्वी घाट। इधर आता है हमारा द्वीप समूह, ये है लक्षद्वीप और यहाँ है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। हम देखते हैं विशाल हिमालय के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं, हिमालय के बारे में कुछ अच्छी बातें जानते हैं कि हिमालय पर्वत क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसका महत्व क्या है, इसमें कौन सी नदियां हैं, इसका विस्तार कहाँ तक है, कितने प्रकार का हिमालय है। तो हिमालय पर्वत जो है वो पूरा उत्तरी पहाड़ी प्रदेश में मरकान तट पर गवाड़कर से आरंभ होकर के पूर्व में मीजो पहाड़ियों से लगभग 5000 किलोमीटर की लंबाई तक फैला हुआ है हमारा हिमालय पर्वत। हमारा विशाल हिमालय पर्वत जो है वो मरकान तट से मीजो पहाड़ी तक लगभग 5000 किलोमीटर फैला हुआ है। अब आप सोच सकते हैं कि ये कितना विशाल है हिमालय पर्वत।
इसमें पश्चिम में बलूचिस्तान और ट्रांस सिंधु क्षेत्र से नंगा पर्वत में मोड़ तक ये 1500 किलोमीटर में फैला हुआ है। पूर्व में नामचा बरवा से मिजो पहाड़ी तक 1000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। हिमालय पर्वत भारत की उत्तरी सीमा में पश्चिम से पूर्व की ओर 2400 किलोमीटर की लंबाई में एक वृहद चाप के आकार में फैला हुआ। वृहद चाप मतलब इस प्रकार से हमारा हिमालय जो है वो फैला हुआ है, एक वृहद चाप के आकार का फैला हुआ है। पश्चिम में बलूचिस्तान से शुरू होता है और उत्तर में नेपाल और तिब्बत के माध्यम से होते हुए म्यांमार के अराकानयोमा पर्वत तक फैला हुआ। यहाँ से ये स्टार्ट होता है, ठीक है। ये पश्चिम में ये बलूचिस्तान से ये स्टार्ट होता है, उसके बाद ये नेपाल होते हुए, नेपाल तिब्बत होते हुए ये म्यांमार के अराकानयोमा पर्वत तक फैला हुआ है। ये देश को उत्तर से पश्चिम, उत्तर और उत्तर से पूर्व सभी ओर से घेरे हुए है। इसकी चौड़ाई जो है वो 150 से 400 किलोमीटर और ऊंचाई 6000 मीटर है, लेकिन पूर्वी भाग में ये 1500 मीटर और मध्यवर्ती भाग में 8000 मीटर ऊंचा है। लगभग 8000 मीटर ऊंचा, 8000 मीटर से भी ऊंचा है, इसे आप लगभग बोल सकते हैं, ठीक है। ये लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ये जो हमारा हिमालय पर्वत है ये पामीर की घाट जो एक विशाल पर्वत प्रणाली है उसका ही एक भाग है, जो कि एशिया और यूरोप के बीच में फैला हुआ है। पर्वतीय प्रदेश के पश्चिमी भाग में इसकी 3 श्रेणियां फैली हुई हैं, ठीक है। पर्वतीय प्रदेश में इसकी 3 श्रेणियां फैली हुई है, लद्दाख जास्कर श्रेणी, पंगी श्रेणी और पीर पंजाल श्रेणी, ठीक है। ये सब चीज़ें, ये सब फैक्ट्स जो है वो याद रखने के लिए है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है बट मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आप इसे ध्यान से सुने, इन सारे फैक्ट्स को याद रखें कि ये क्या है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है कि पूर्वी भाग में हिमालय श्रेणी और सबसे उत्तर में, हिमालय के उत्तर से पश्चिम में जो कश्मीर के पूरब में है काराकोरम श्रेणी है, जिसे K2 भी कहते हैं, ठीक है। काराकोरम को हम K2 भी कहते हैं। K2 इसलिए हम कहते हैं क्योंकि इसमें K 2 बार आता है। जब आप काराकोरम की स्पेलिंग लिखिएगा तो उसमें K 2 बार आता है, इसलिए हम इसे K2 लिखते हैं, ठीक है। K2 पर्वत है, ठीक है। उसके बाद जो चीन तक फैली हुई, चीन तक चली गई, काराकोरम श्रेणी जो है वो चीन तक चली गई है। इन सभी पर्वतों में भारत को शेष एशिया से अलग कर दिया है। ये जो सभी पर्वत है, लद्दाख जास्कर श्रेणी, पंगी श्रेणी, पीर पंजाल, काराकोरम, ये जो बाकी पूरे शेष एशिया से ये भारत को अलग करते हैं। राजनीतिक दृष्टि से भी ये पर्वतीय प्रदेश बलूचिस्तान, उत्तर पूर्व सीमा पाकिस्तान, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, नेपाल, सिक्किम, भूटान, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और म्यांमार तक फैला हुआ है। देखिए ये कहाँ से फैला हुआ है, बलूचिस्तान से, ध्यान से सुनिएगा, बलूचिस्तान से हिमाचल प्रदेश, फिर नेपाल, सिक्किम, भूटान, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और फिर म्यांमार तक फैला हुआ है। इसको 7 देशों की सीमाएं छूती है। हिमालय पर्वत को 7 देशों की सीमाएं छूती है। वो 7 देश कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, चीन, भारत, नेपाल और म्यांमार, ठीक है। हिमालय पर्वत श्रेणी में रीढ़ की हड्डी के रूप में नाइस, नीस, शीस्ट और अन्य रवेदार चट्टानें मौजूद है, इसलिए क्योंकि इसकी अधिकता पाई जाती है हिमालय पर्वत में। हिमालय पर्वत के चट्टानों में नाइस, नीस, शिस्ट और अन्य रवेदार चट्टानों की अधिकता पाई जाती है, जिस कारण इसे हिमालय पर्वत श्रेणी की रीढ़ कहा जाता है। शिस्ट, स्लेट, फाइलाइट, क्वार्टजाइट, चूना पत्थर,
ये सब जो है वो प्राचीन चट्टानें हैं जो पाई जाती हैं। हिमालय में 4 श्रेणियां विस्तृत हैं, ठीक है। हिमालय में 4 श्रेणियां विस्तृत हैं, जिनमें से पहला आता है हमारा ट्रांस हिमालय, जिसे टेथिस हिमालय भी कहते हैं और इसे ही गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। फिर है दीर्घ हिमालय, उसके बाद आता है लघु हिमालय, फिर आता है शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय भी इसे कहते हैं। अब हम देख लेते हैं हिमालय की लंबाई कितनी है। तो हिमालय की लंबाई है लगभग 2500 किलोमीटर। चौड़ाई हिमालय की देख लें तो पश्चिम में 500 किलोमीटर है और पूर्व में 320 किलोमीटर है। हिमालय पर्वत की चौड़ाई जो है वो इस तरह से, ठीक है, ये पश्चिम में ज़्यादा है और पूर्व में कम है। इसकी स्थिति जो है वो गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान के उत्तर में है। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई है? तो हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के लिए निम्न तथ्य दिए गए हैं, जिसमें से 2 आता है। एक आता है महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत और दूसरा आता है हमारा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ठीक है। ये 2 थ्योरीज दिए गए हैं हिमालय की उत्पत्ति के लिए। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, जिनको पता नहीं है तो बता दूं कि महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत वेगनर महोदय ने दिया था, ठीक है। जिनके अनुसार प्राचीन काल में, वेगनर महोदय के अनुसार प्राचीन काल में सभी महाद्वीप एक साथ आपस में जुड़े हुए थे। इस प्रकार से आपस में सभी के सभी जुड़े हुए थे, जिसे पेंजिया नाम दिया गया, ऐसे पेंजिया नाम दिया गया। और इसके चारों ओर जो सागर था, जो पानी फैला हुआ था, उसे पैंथालासा नाम दिया गया, ठीक है। इसके चारों ओर जो पानी फैला हुआ था उसे पैंथालासा नाम दिया गया और इसे पेंजिया कहा गया। कुछ वर्षों के बाद, ऐसा नहीं कि 1 साल 2 साल, कुछ वर्षों के बाद पृथ्वी की आंतरिक परिघटनाओं के कारण सतह में हलचल हुई और ये 2 टुकड़ों में, पेंजिया जो था वो 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया। एक हो गया गोंडवाना और एक हो गया अंगारा लैंड, ठीक है। इस प्रकार से 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया। ये हो गया अंगारा लैंड और ये हो गया गोंडवाना। अब वेगनर महोदय के अनुसार जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं सब उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित हो रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ? टेथिस भूसन्नति की उत्पत्ति हो गई, टेथिस भूसन्नति बन गया। तो इसमें क्या हुआ कि जितने भी नदी थे, गोंडवाना लैंड के और गोंडवाना के और अंगारा लैंड के जितने भी नदी थे, तो उनका औसात जो था वो टेथिस भूसन्नति में जमा हो रहा था। अब जब टेथिस भूसन्नति में वो औसात जमा होते होते वो इतने ज़्यादा बढ़ गए कि वो ऊपर उठने लगे, उनकी ऊंचाई बढ़ने लगी और बढ़ते बढ़ते क्या हुआ, उसमें भार भी अधिक पड़ने लगा। और इसके कारण क्या हुआ, जब इसमें भार पड़ा तो टेथिस सागर की जो तलहटी थी वो नीचे की ओर धंसने लगी और अवसादों और निक्षेपों की मोटाई बढ़ती गई। क्रिटेशियस युग के सागर के अवसादों में उत्थान का आरंभ हुआ और एक क्रम से दीर्घ हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक पर्वतमालाओं की उत्पत्ति हुई। लगभग 65 मिलियन वर्ष पूर्व इयोसीन युग में दीर्घ हिमालय की उत्पत्ति हुई या उत्थान हुआ। 65 मिलियन वर्ष पूर्व मतलब मायोसीन युग में लघु हिमालय की उत्पत्ति हुई। उसके बाद 1.4 मिलियन वर्ष पूर्व प्लायोसीन युग में शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय की उत्पत्ति हुई। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में हिमालय की उत्पत्ति को लेकर के मुख्य समर्थक किसके थे? प्रोफेसर अर्गांड और कोबर और सुएस। उसके बाद आता है हमारा प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। तो प्लेट विवर्तनिक, प्लेटों के खिसकने को ही विवर्तनिक कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार क्या हुआ, इसमें बताया गया कि हमारी पृथ्वी जो है वो 7 बड़े प्लेटों, हमारी पृथ्वी में 7 बड़े प्लेट तैर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से 7 बड़े प्लेट तैर रहे हैं और इसके नीचे में क्या है? एक तप्त ज्वाला है, लावा है, तप्त लावा है।
1 2 3 4 और ये क्या कर रहे हैं कि तैर रहे हैं, आप ये गति कर रहे हैं, निरंतर ये गति करते रहते हैं। तो इसी में क्या तथ्य दिया गया कि जो यूरेशियाई प्लेट है, यानी कि यूरोप और एशिया को मिलाकर जो प्लेट बनी है, यूरेशियाई प्लेट और इंडियन प्लेट, तो उसमें क्या कहा गया कि जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियाई प्लेट से जाकर टकराई और टकराने के पश्चात एक विशाल धमाका हुआ, जिसके बाद हिमालय का निर्माण हुआ। ठीक है, और टकराने के बाद क्या हुआ, उसमें वलन हुआ, उसमें वलन पड़ा। इस वजह से क्या है कि हिमालय जो है एक वलित पर्वत है, तो उसमें वलन पड़ा, मोड़ पड़ गए, तो इस प्रकार हिमालय की उत्पत्ति हुई। हालांकि भारतीय प्लेट जो है वो आज भी उत्तर दिशा की ओर गति कर रही है, आज भी हिमालय की ऊंचाई जो है वो लगभग बढ़ रही है, आज भी हिमालय का उत्थान जारी है। अब हम देख लेते हैं हिमालय के भू-आकृतिक प्रदेश, क्रमबद्ध विभाजन हम देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम देखेंगे देशांतरीय विभाजन। तो क्रमबद्ध विभाजन में आता है हमारा ट्रांस हिमालय, दीर्घ हिमालय, लघु हिमालय, उसके बाद शिवालिक हिमालय। आप इस प्रकार से जब देखेंगे, मानते हैं आप ऊपर से एक हवाई यात्रा कर रहे हैं, ठीक है, तो जब आप ऊपर से देखिएगा तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पे ठीक है शिवालिक है, इसके ठीक थोड़ा सा ऊपर क्या है, लघु हिमालय है। ये ऊंची ऊंची चोटियाँ आपको दिखेंगी, ये है दीर्घ हिमालय। उसके बाद इसके बाद दिखेगा आपको ट्रांस हिमालय, जिसे हिमालय पार के पर्वत भी कहा जाता है। असल में जो दीर्घ हिमालय है वही असल वास्तविक हिमालय है, ठीक है, क्योंकि इसकी ऊंचाई जो है वो बहुत अधिक है। तो आप अगर इस तरह से जाएंगे तो पहले आपको शिवालिक देखने के लिए मिलेगा, शिवालिक हिमालय, उसके बाद आपको मिलेगा देखने के लिए लघु हिमालय, फिर आता है दीर्घ हिमालय जिसकी चोटियाँ बहुत ही ऊंची ऊंची है, उसके बाद आपको ट्रांस हिमालय देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो जिस प्रकार से है, यहाँ है ट्रांस हिमालय जिसमें है लद्दाख और जास्कर, फिर इधर आता है कैलाश रेंज है इधर, ठीक है, उसके बाद हमारा ये है दीर्घ हिमालय, उसके बाद ये हमारा है लघु हिमालय छोटे टुकड़ों में, और बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में ये हमारा शिवालिक है। तो चलिए ट्रांस हिमालय के बारे में कुछ जान लेते हैं। ट्रांस हिमालय के पर्वतों में लद्दाख और जास्कर की चौड़ाई 40 किलोमीटर है। टेथिस सागर के अवसाद विद्यमान है, इसमें अभी भी सागरीय जीवों और सागरीय वनस्पतियों के जीवाश्म जो है अभी भी विद्यमान है, जिससे ये पता चलता है कि टेथिस भूसन्नति के अवसादों के द्वारा इसकी उत्पत्ति हुई है, इसका निर्माण हुआ है। परतदार चट्टानों के नीचे ग्रेनाइट पाई जाती है। फिर आता है हमारा दीर्घ हिमालय। दीर्घ हिमालय की चौड़ाई लगभग 25 किलोमीटर है। उसके ठीक नीचे ट्रांस हिमालय के ठीक नीचे आता है दीर्घ हिमालय जिसकी चौड़ाई है 25 किलोमीटर और ऊंचाई है लगभग 6100 किलोमीटर। ये औसतन ऊंचाई है, ठीक है, औसत ऊंचाई है इसकी 6100 किलोमीटर। आपको और भी ऊंची चोटियां मिलेंगी दीर्घ हिमालय में, लेकिन ये औसत ऊंचाई है, ठीक है, एग्जैक्ट ऊंचाई नहीं है। विश्व के 10 सबसे ऊंचे शिखर दीर्घ हिमालय में पाए जाते हैं, या फिर आप क्या कह सकते हैं कि केटू में स्थित है। पहला तो माउंट एवरेस्ट, फिर आता है कंचनजंगा, नागा पर्वत, गेशेरबरू, मकालू, चोओया, धौलगिरी, अन्नपूर्णा, कामठ, बद्रीनाथ, नंदा देवी, नामचा बर्व और त्रिशूल। इसकी प्रमुख चट्टानें हैं आग्नेय चट्टान, प्रावर्तित चट्टानें जिसमें है ग्रेनाइट और शिस्ट की अधिकता पाई जाती है। प्रावर्तित चट्टानों में किसकी अधिकता पाई जाती है? ग्रेनाइट, शिस्ट और नाइस की अधिकता पाई जाती है। इसके आधार तल में आर्कियन चट्टानें पाई जाती हैं। न्यूनतम वर्षा यहाँ होती है, यहाँ दीर्घ हिमालय में न्यूनतम वर्षा होती है। अधिक ऊंचाई के कारण वनों का क्षेत्रफल भी कम है, यहाँ वनों का क्षेत्रफल कम है, वन बहुत ही कम पाए जाते हैं। लघु हिमालय की चौड़ाई लगभग 80 किलोमीटर है। औसत ऊंचाई है 1300 से 1500 मीटर। परिवर्तित चट्टानें पाई जाती हैं। प्रमुख चट्टानें हैं इसमें स्लेट, चूना पत्थर और क्वार्ट्जाइट। दक्षिणी सीमांत पर
ऑटोक्थोनस चट्टानें पाई जाती हैं जो अपर पैलियोजोइक से लेकर इयोसीन की चट्टानों से बनी हैं। कहीं कहीं ज्वालामुखी चट्टानें भी पाई जाती हैं लघु हिमालय में, कहीं कहीं पर ज्वालामुखी चट्टानें भी आपको देखने के लिए मिलेगी। अब हमारा आता है सबसे निचला हिमालय, लघु शिवालिक हिमालय, या जिसे हम बाह्य हिमालय भी कहते हैं। इसे बाह्य हिमालय, उप हिमालय या उप हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जम्मू डिवीज़न से लेकर असम तक फैला हुआ है। इसकी चौड़ाई पूरब में 8 किलोमीटर और पश्चिम में 45 किलोमीटर। अब देखिए, ये पश्चिम में अधिक है और पूर्व में कम है। मध्य भाग की ऊंचाई है समुद्र तल से 900 से 1500 किलोमीटर। शिवालिक तथा लघु हिमालय के मध्य देहरादून, पोटली, कोठरी, काठमांडू, चुम्बी और क्यारदा घाटियाँ पाई जाती हैं। अपर टर्शरी युग की चट्टानें पाई जाती हैं। शिवालिक हिमालय में अपर टर्शरी युग की चट्टानें पाई जाती हैं। इन चट्टानों में बलुआ पत्थर, चिकनी मिट्टी, कांग्लोमेरेट और चूना पत्थर प्रमुख है। अब हम देख लेते हैं हिमालय का देशांतरीय विभाजन। देशांतरीय विभाजन नदियों के आधार पर विभाजन। तो नदियों के आधार पर विभाजन किसने किया था? तो सिडनी बुरार्ड महोदय ने नदी के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण किया था। ठीक है, इन महोदय का या नाम याद रखना है आप लोगों को कि सिडनी बुरार्ड महोदय ने हिमालय का देशांतरीय विभाजन या नदियों के आधार पर हिमालय पर्वत का विभाजन किया था। इसे 4 भागों में बांटा था। ठीक है, सिडनी बुरार्ड महोदय ने हिमालय पर्वत को नदियों के आधार पर 4 भागों में बांटा था। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहला आता है सिंधु सतलज के बीच में, सिंधु से सतलज पंजाब हिमालय। फिर आता है सतलज से काली नदी के बीच में, काली से तिस्ता और तिस्ता से ब्रह्मपुत्र। तो सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच में पाया जाता है पंजाब हिमालय। सतलज से काली के बीच में कुमाऊं हिमालय, काली से तिस्ता के बीच में नेपाल हिमालय और तिस्ता से ब्रह्मपुत्र के बीच में असम हिमालय। तो चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं, कुछ जानकारी ले लेते हैं कि देशांतरीय विभाजन या नदियों के आधार पर विभाजन क्या है। सिडनी बुरार्ड महोदय ने नदियों के आधार पर विभाजन किया था और इसे 4 भागों में विभाजित किया था। मध्यवर्ती दूरी किसकी कितनी है? तो पंजाब हिमालय की सिंधु और सतलज के बीच में मध्यवर्ती दूरी है 560 किलोमीटर। कुमाऊं हिमालय की मध्यवर्ती दूरी है 320 किलोमीटर। नेपाल हिमालय की दूरी है, मध्यवर्ती दूरी है 800 किलोमीटर और असम हिमालय की मध्यवर्ती दूरी है 720 किलोमीटर। सबसे पहला हम देखेंगे पंजाब हिमालय क्या है। तो पंजाब हिमालय 560 किलोमीटर सिंधु नदी से सतलज नदी तक फैला हुआ है। लंबाई इसकी कितनी है? 560 किलोमीटर। देखिए, जब आप हवाई यात्रा कर रहे हैं, ठीक है, आप ऊपर से ही देखिए, सामने से समझ आने वाला है नहीं क्योंकि ये हिमालय पर्वत है। तो आप ऊपर से जब देखेंगे तो हिमालय पर्वत के बीच में कुछ नदियाँ प्रवाहित होंगी। ठीक है, सिंधु नदी है, सतलज नदी है, काली नदी है, तिस्ता नदी है और फिर ब्रह्मपुत्र नदी है। तो आपको उसमें डिवीज़न देखने के लिए मिलेगा। उसी के आधार पर सिडनी बुरार्ड महोदय ने इसे बांटा है। ठीक है, अगर आप इस तरह से देखिएगा, क्रमबद्ध विभाजन देखिएगा, तो पहले आपको शिवालिक हिमालय मिलेगा, फिर आपको लघु मिलेगा, फिर दीर्घ हिमालय मिलेगा जिसकी चोटियाँ बहुत ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछा जाए एग्ज़ाम में तो वो है कंचनजंगा। माउंट एवरेस्ट नहीं करिएगा क्योंकि माउंट एवरेस्ट जो है वो भारत के अंतर्गत नहीं आता। भारत के अंदर माउंट एवरेस्ट नहीं है, वो भारत की सीमा से बाहर है माउंट एवरेस्ट। भारत की सीमा में क्या है? कंचनजंगा है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन हुई? कंचनजंगा। ठीक है, और विश्व की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो माउंट एवरेस्ट। ठीक है,
K2 किसका पार्ट है? तो ट्रांस हिमालय का पार्ट है। जास्कर लद्दाख किसका भाग है भाई? तो ट्रांस हिमालय का भाग है। अब आता है कंचनजंगा किसका पार्ट है? तो वो दीर्घ हिमालय का भाग है। अब हम देख लेते हैं देशांतरीय विभाजन जो हम देख रहे थे नदी घाटी के नदियों के आधार पर। तो पहला हम देखेंगे पंजाब हिमालय, जिसकी लंबाई कितनी है? 560 किलोमीटर, जो सिंधु नदी से सतलज नदी तक फैली हुई। इसमें आपको चारों हिमालय देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। शिवालिक हिमालय, लघु हिमालय, दीर्घ हिमालय और ट्रांस हिमालय। क्षेत्रफल है इसका लगभग 45,000 किलोमीटर स्क्वायर। हिमालय की सर्वाधिक चौड़ाई भी इसी भाग में पाई जाती है। सबसे चौड़ा हिमालय भी इसी भाग में पाया जाता है, पंजाब हिमालय में। अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे अधिक चौड़ा हिमालय कहाँ पाया जाता है, तो वो है पंजाब हिमालय। या सबसे अधिक चौड़ा हिमालय कौन सा है? तो वो है पंजाब हिमालय। सतलज के पश्चिम की ओर इसकी ऊंचाई कम होती जाती है। जिस तरह से ये सतलज की ओर जाती है, उस तरह से इसकी जो ऊंचाई है वो कम होती जाती है। मुख्य चोटियां हैं इसकी टाटाकुटी और ब्रह्मास्कल। मुख्य दर्रे हैं इसके पीर पंजाल, छोटा गली, नुरयूर, चोर गली, जामीर, बनिहाल, गुलाबघर, जोजिला, बुर्जिल, ठीक है। उत्तरी ढाल जो इसका है वो निर्जल है और ऊबड़ खाबड़ और शुष्क है। इसका जो उत्तरी ढाल है वो शुष्क है और उसमें जल नहीं है, वो निर्जल है। जिसके बीच में कुछ झीलें पाई जाती हैं, मानसरोवर और राक्सताल झीलें, ठीक है। दक्षिणी ढाल अधिक कटे फटे और हमेशा ही सघन वनों से आच्छादित रहते हैं। देखिए, तो अब दक्षिणी ढाल जो है इसका वहाँ वन पाए जाते हैं, उत्तरी ढाल में वन नहीं पाए जाते हैं। अब आता है हमारा कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय का विस्तार कहाँ है? तो सतलज नदी से काली नदी के बीच में कौन सा हिमालय पाया जाता है? कुमाऊं हिमालय, ठीक है। सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच में कौन सा हिमालय पाया जाता है? तो पंजाब हिमालय। सतलज नदी से काली नदी के बीच कौन सा हिमालय पाया जाता है? तो कुमाऊं हिमालय पाया जाता है। कुमाऊं हिमालय की लंबाई कितनी है? 320 किलोमीटर। क्षेत्रफल कितना है? 38,000 किलोमीटर स्क्वायर है। इस श्रेणी में उत्तराखंड के अल्मोड़ा, गढ़वाल और नैनीताल जिले स्थित हैं। उपजाऊ भाग की मुख्य उच्च चोटियाँ क्या है? उपजाऊ भाग। अब इसमें उपजाऊ भाग कहाँ से आया, कैसे बना इसमें उपजाऊ भाग? ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में इस प्रदेश में लगभग 360 झीलें थीं और उन्हीं के सूख जाने की वजह से यहाँ ये जो भाग है वो उपजाऊ बन गया है, जिसकी मुख्य चोटियाँ हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, माना, गंगोत्री, नंदा देवी, कामेत, जाउनली और शिवलिंग। जिसमें से तीर्थ यात्रा के रूप में किन चोटियों का इस्तेमाल किया जाता है? तीर्थ यात्रा के रूप में कहाँ तीर्थ यात्रा का स्थान स्थित है? तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और जुमनोत्री, ठीक है। भागीरथी, अलकनंदा और यमुना नदियों का उद्गम स्थान है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भागीरथी, अलकनंदा और यमुना नदियों का उद्गम स्थान कहाँ है? तो कुमाऊं हिमालय। यह हिमालय अधिकतर स्टिफिक चट्टानों से बना है। माना एवं नीति दर्रों द्वारा यह भाग तिब्बत से जुड़ा हुआ है। अब आता है हमारा नेपाल हिमालय। इसका विस्तार कहाँ है? काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में यह पाया जाता है। सिंधु और सतलज के बीच में पाया जाता है। पंजाब हिमालय सतलज और काली नदी के बीच में पाया जाता है। कुमाऊं हिमालय काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में पाया जाता है। नेपाल हिमालय, इसकी लंबाई है 800 किलोमीटर। क्षेत्रफल है 1,16,800 किलोमीटर। इसे बहुत से नामों से जाना जाता है। सिक्किम में इसे सिक्किम हिमालय कहा जाता है और पश्चिम बंगाल में इसे दार्जिलिंग हिमालय कहा जाता है और भूटान में इसे भूटान हिमालय कहा जाता है। औसत ऊंचाई है इसकी 6,250 मीटर। इस भाग में भारत की सबसे ऊंची चोटियां पाई जाती है। अन्नपूर्णा, धौलगिरी, गोसाई थान, कंचनजंगा, चोयू, मकालू और एवरेस्ट।
पूर्वी भाग में चूना पत्थर और शैल चट्टानें और एवरेस्ट पूर्वी भाग में चूना पत्थर और शैल चट्टानें पाई जाती है। जैसे जैसे आप माउंट एवरेस्ट के नज़दीकी क्षेत्रों में जाने लगेंगे तो आपको काले भूरे शैल चिकनी मिट्टी युक्त बलुआ पत्थर क्वार्ट्ज और चूना पत्थर मिलने लगेंगे। उच्च भाग का धरातल वनस्पति विहीन है। यहाँ नेपाल हिमालय में जो उच्च भाग का हिमालय है वहाँ वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती हैं। निचले भागों में ढालों व घाटियों में देवघर स्प्रूस फर चीड़ आदि के कोनधारी वन मिलते हैं। अब यहाँ आपको कोनधारी वन मिलने लगेंगे नेपाल हिमालय में निचले भागों में, ठीक है, घाटियों में। अब हमारा आता है असम हिमालय, जिसका विस्तार है तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में। लंबाई है इसकी 720 किलोमीटर, क्षेत्रफल है इसका 67,500 किलोमीटर। इसकी मुख्य चोटियाँ हैं कुलकांगड़ी, चुमलहारी, काबरू, जांग, सांगला और पहुनी। तो आज का जो वीडियो था वो बहुत ही लंबा हो गया क्योंकि ये टॉपिक ही बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसे एक वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता है। इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए 2 से 3 वीडियोस लगेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। कल हम इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। आई होप आप लोगों को आज का ये टॉपिक समझ में आया होगा कि हिमालय का आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। देशान नदी के आधार पर हिमालय समझ में आ गया होगा, क्रमबद्ध हिमालय समझ में आ गया होगा। आई होप अगर कहीं पे कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।